Pawanpreet, welcome to Business Banking and Beyond. Thank you so much for taking time out and coming to our podcast. Thank you for inviting me, Hemant ji. Pawanpreet, it's been a pleasure to have you in terms of the knowledge, expertise, and the background which you hold in terms of helping entrepreneurs across India and around the world to expand, start their companies. So I'll start with your journey. Tell us a little bit about your background. How did you start it, and what all things you are doing? ओके, सो मैंने काफ़ी सारे इंडियन स्टार्टअप्स कंपनीज का काम करा है हिंदुस्तान में। मैं बाय प्रोफेशन एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। पहले मैं लिटिगेशन में था, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कंपनीज के साथ भी काम करा, उनके लीगलिटीज़ को मैनेज करा, लीगलीज वहाँ पे उन कंपनीज को मैनेज करके उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करे। आफ्टर दैट कोविड हिट हुआ, मुंबई से मैं वापस अजमेर आया। अब जब मैं अजमेर आया था, वापस यहीं पे था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे करने के लिए। तब एक अच्छी चीज़ थी कि उस समय इंटरनेट था और कोविड में सब घर बैठे हुए थे, और उसी समय मैंने अजमेर में आके बीएनआई भी ज्वाइन करा था। अजमेर आने के कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे। मेरी मदर की हेल्थ उस समय ठीक नहीं थी, तो मुझे लगा था मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है छोटे सिटीज में। बट फिर मैंने फिगर आउट करा कि सब कुछ ऑनलाइन जा चुका है, क्योंकि कोविड में घर से कोई निकल नहीं सकता है। तो मैंने एक दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा बीएनआई मैंने जस्ट अभी ज्वाइन करा है, हमारा चैप्टर लॉन्च भी नहीं हुआ था। हमारी चैप्टर लॉन्चिंग, इंडिया की सेकंड चैप्टर लॉन्चिंग थी बीएनआई की, जो ऑनलाइन हुई थी हिंदुस्तान में। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी यार कि हिंदुस्तान में एक मीटिंग हफ्ते में होती है, इंडिया में वेडनेसडे में हमारे चैप्टर में, और अभी ऑनलाइन है। तो सारी मीटिंग्स बीएनआई की ऑनलाइन हो रही है, हमारे चैप्टर की भी ऑनलाइन हो रही थी। तो उस समय अब गेस्ट बन के दूसरे बीएनआई चैप्टर्स में जा सकते थे। तो रादर देन सिटिंग एंड वेस्टिंग माई टाइम, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई टाइम। मैं अकेला था, मेरे पास एक छोटा सा टेबल था, मेरा पीसी था, और मेरे पास एक मोबाइल था। मैंने उठा के वीडियो बनाना चालू कर दी। ग्रीन स्क्रीन का पर्दा कहीं से अरेंज करा, अपने कमरे में टांगा, खुद ही एडिटिंग करता था, खुद ही शूट करता था, खुद ही स्क्रिप्ट लिखता था, खुद ही लोगों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन देता था। तो सब कुछ मैं खुद करता था, क्योंकि उस समय मेरी कहते ना कुछ टीम वगैरह भी नहीं थी। ऑनलाइन जो एक दो लड़के थे वो भी इतने मेरे को हेल्प आउट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वर्चुअली उस समय अपन इतने तैयार नहीं थे वर्क करने के लिए। फिर क्या हुआ, कोविड ने हिट करा, मैंने बीएनआई की ऑनलाइन चैप्टर्स की मीटिंग अटेंड करना चालू करी। आप मानेंगे नहीं, विद इन 6 मंथ मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में हिंदुस्तान में मीटिंग करी, दुबई के चैप्टर से मीटिंग करी, लास वेगस तक के चैप्टर्स में जाके मैंने मीटिंग करी। आई जनरेटेड मोर देन 30 लाख रुपीज इन रेवेन्यू इन अ ईयर, सिंगल ईयर में। मैं बीएनआई का 2 टाइम्स एजुकेशन कोऑर्डिनेटर था, 1 टाइम वाइस प्रेसिडेंट था। बट आफ्टर दैट आई लेफ्ट बीएनआई, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा वर्क फ्लो आने लग गया। फिर मैंने धीरे धीरे टीम बनाना चालू करी। जहां मैंने कमरे से शुरुआत करी थी, उसके नेक्स्ट मैंने 2 कमरों का ऑफिस लिया। एक बड़े कमरों का ऑफिस था, उसमें 2 कमरे मेरे पास थे। आज हम 7 कमरों के ऑफिस में हैं, जहाँ पे हमारे पास अराउंड 30 to 40 लोग हैं। हमारे 2 ऑफिस अभी रन होते हैं, दिल्ली है, अजमेर में। अब जब मैंने एक चीज मैंने नोटिस करा लाइफ के अंदर, जब आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो और आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आज हमारी फर्म पर मंथ, जो मेरी लीगल फर्म है, 100+ ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। मतलब आप देखिए, मार्केट के अंदर फॉर्म्स को ग्रो करना, स्केल अप करना, एक प्रोडक्ट को, एक डिपार्टमेंट को बहुत टाइम लगता है। बट आज हमने इतना एजुकेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, इतने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करी है, और हमारा मेन एक गोल रहता है, वो रहता है 5 स्टार सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर। अगर आप हमारे कभी भी गूगल रिव्यूज पे जाएंगे, हम उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर की रिव्यूज पे, फीडबैक पे फोकस करते हैं। आज हम 5 ईयर से ज़्यादा ट्रेडमार्क फाइल कर चुके हैं। हर महीने हम 100+ ट्रेडमार्क को प्रोसेस करते हैं। ये सिर्फ आपको मेरे एक डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क। उसके अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोहट है, तो मैं दुबई भी कभी टच आता ही नहीं लाइफ में। दुबई की मैं टच में वैसे ही आया था कि जब कोविड हिट हुआ, मैंने बीएनआई की मीटिंग्स दुबई में करी। कुछ मेरे को लोग मिले, कंसल्टेंट मिले, उन्होंने दुबई कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, जीरो टैक्सेस के बारे में हर चीज़ मेरे को बताई। वहीं से मेरी दुबई की जर्नी भी धीरे धीरे चालू हुई थी। Got it. Very inspiring journey, Pawanpreet. Now I'll move on to something which is core of yours, legal for the startups. So हम बात करेंगे आज लीगल पे, business growth है. So we have a lot which is your expertise which we are going to discuss on, and of course final advice and tips for the startups and entrepreneurs. So first of all, we'll start with basics in legal for startups. So what are some of the common legal issues that a startup faces and how they सबसे बड़ा इशू इस समय हिंदुस्तान में बिजनेसेस को आ रहा है, वो आ रहा है ट्रेडमार्क का। आप एशिया, मतलब देखिए, इतने सारे पेरेंट्स के जो डीलर्स हैं, बिजनेस ओनर्स से, हल्का सा भी आज के टाइम में कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ट्रेडमार्क का, तुरंत वहाँ पे छापा पड़ रहा है, प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही हैं, माल जब्त हो रहे हैं, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
IPDA नया बोर्ड भी खुल गया दिल्ली के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। ट्रेडमार्क फाइलिंग लास्ट 5 ईयर्स के अंदर ये कर्व लिया है हिंदुस्तान में। मतलब आने वाले 10 ईयर्स में हिंदुस्तान चाइना को बीट कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क फाइलिंग। तो कैन यू डिटेल मोर कि ट्रेडमार्क के क्या इश्यूज एग्जैक्टली आए हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रेड? सर क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर है ना, ट्रेडमार्क को ऑनलाइन फॉर्म्स बन गई है। वो लोग क्या करते हैं, डिवाइस मार्क की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। एक होता है वर्ड मार्क, एक होता है लोगो मार्क। लोगो मार्क को हम जनरली लीगल टर्म्स में डिवाइस मार्क बोलते हैं। वो एक यूजर को डिवाइस मार्क रजिस्टर्ड करवा के दे देते हैं जिसकी कोई डिवाइस के अलावा वैल्यू नहीं है। डाइल्यूटेड मार्क्स होते हैं, कुछ उनको पता नहीं होता। यूजर उनके सर्टिफिकेट को लेकर दुकान में लगा देता है कि अब मैं मजे से बिजनेस करूंगा मेरा। लेटर ऑन उसकी दुकान पे छापे पड़ जाते हैं, मालूम पड़ता है कि आपका वर्ड डाइल्यूटेड था, आपके वर्ड मार्क के राइट्स लेते पूरे सिक्योर, अपने राइट्स नहीं लिए। इन टर्म्स के हमने सस्ता इधर देख लिया। कैन यू डिटेल दिस मोर प्रॉपरली कि एग्जैक्टली क्या इश्यूज हैं जब आप ट्रेडमार्क ले रहे हो इन दिस टेक्निकलिटी व्हिच यू मेंशनिंग? या श्योर, व्हाई नॉट। जैसे धन गार्ड की अपन बात करते हैं अभी, है ना सर। जैसे आपका वर्ड है धन गार्ड, आपने क्या करा, दो वर्ड को आपस में कंबाइन कर दिया। वन इज धन वर्ड, वन इज गार्ड वर्ड। अब अगर मेरे पास हिंदुस्तान में धन गार्ड का एक डिवाइस, मतलब जो लोगो आपने ऊपर बना रखा है वो रजिस्टर्ड है, तो कोई दूसरा बंदा उस लोगो के डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं डिवाइस मार्क एप्लीकेशन। सेकंड इज वर्ड मार्क एप्लीकेशन। अब वर्ड मार्क एप्लीकेशन में क्या होता है, धन गार्ड का मैंने वर्ड मार्क फाइल कर दिया, गवर्नमेंट को मैंने बोला कि मेरे वर्ड मार्क है वो सारे रजिस्टर्ड रहेंगे। मतलब ये वर्ड आगे पीछे कुछ भी जोड़ के ऊपर नीचे करके किसी भी ग्राफिकल फॉर्म में, साउंड फॉर्म में कॉपी नहीं किया जा सकता है। Okay. And the issues are related to word mark. And the issues of वर्ड भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वर्ड मार्क हाईएस्ट राइट्स होते हैं कि मेरा वर्ड के ऊपर राइट है। ये सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये कंपनियां सारे वर्ड मार्क लेती हैं। वो अल्टीमेट राइट होता है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती है कभी। okay. But most of the companies are taking logo pay, which is device. लोगों Right? हाँ यस, उनको सस्ता पड़ता है, प्लस उनके कंसल्टेंट जो होते हैं उनको एडवाइस कर देते हैं कि कम पैसों में काम हो जाएगा, तो बाद में जाके लूप होल्स में अटक जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब जैसे ब्रांड नेम भी होता है ना, बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ब्रांड का नेम है ना, धन गार्ड, अब ये कॉइन नेम बन गया है क्योंकि आपने दो वर्ड को आपस में ज्वाइन कर दिया। रादर देन अगर आप धन वर्ड पिक करते हैं, धन वर्ड की डाइल्यूटेड नाम है। डाइल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई कॉमन नाम मैंने मार्केट से उठा लिया, जैसे धन नाम है। अब धन का मतलब हिंदुस्तान में मनी होता है, तो वो कॉमन है, उसके मुझे एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलते और ब्रांड्स राइट्स अपने लिए आती है, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट आपने क्या करा, इसको कॉइन कर दिया, दो वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बना दिया। बिल्कुल। तो उस केस में it becomes more unique and it's easy to get the आप बड़ी जितनी भी ब्रांड्स को देखोगे ना, वो दो नाम को कॉइन करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, फेसबुक क्या, फेस और बुक कॉइन कर दिया, कोका कोला कॉइन कर दिया, किट और कैट कॉइन कर दिया। आप मेरे कंपनीज को भी देखो, सोनी और विजन, सोनीज विजन, बिलियन विद बिलियन और प्रीत, जो कॉइन कर दी, नया नाम क्रिएट हो जाता है, उसकी वैल्यूएशन 10x बढ़ जाती है। Okay, so we have done something good. यस, रियली गुड। Moving on to the next thing, what is the next other issues which startups are facing other than trademark? सर देखिए, हिंदुस्तान में एक तो एम्प्लॉयमेंट का काफी बड़ा इशू आता है स्टार्टअप्स को, हायरिंग्स को लेके। वो क्या करते हैं, एग्रीमेंट्स को प्रॉपर नहीं रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर नहीं रखते हैं। एम्प्लॉय आता है, छोड़ के भाग जाता है। बॉन्ड कैसे भरवाना है, एग्रीमेंट कैसे करना है, एम्प्लॉयज का कैसे ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ा इशू होता है हिंदुस्तान के अंदर। Okay, so legalities in terms of customer and वेंडर, जैसे वेबसाइट बनवा ली, आपको एग्रीमेंट ही नहीं है, बाद में डिस्प्यूट हो गया, फिर परेशान हो रहे। कोई वेंडर लेकर आ गया XYZ, उससे परेशान हो रहे। बिजनेस ओनर के उनसे फाइट करता रहता है, अपने एम्प्लॉयज से, कभी वेंडर से, कभी डेवलपर से, कभी किससे। उसका मैक्सिमम टाइम वहीं निकल जाता है। अब एग्रीमेंट तो क्लियरिटी रहती है कि हम क्या दे रहे हैं, वो क्या ऑफर कर रहा है। scope clear है, agreement clear है, compliances है. So this is the second issue which the startups are facing. Is there any other issue in terms of innovation, in terms of going expanding to other markets in the world when you are saturated in UAE? तो कई बार ऐसे startups को हो रहा है कि maybe they are building a product which is right fit for other markets as well, but they are not able to expand. हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या होता है, एक्सपेंशन के लिए लोगों को पता नहीं होता अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, हमें कैसे एक्सपेंशन करना है। अब दुबई में सब्सिडरी कंपनी चालू करनी कैसे, मुझे किस जोन में करनी है, वो सबसे बड़े बिजनेसेस के लिए इशू होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो कैसे करना, राइट कंसल्टेंट कौन है, तो कैसे वो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करेगा, दुबई में अकाउंटिंग में मदद करेगा, कंपनी फॉर्मेशन में मदद करेगा, कहाँ कहाँ किस किस जोन में हम कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि फ्री जोन के अपने बेनिफिट्स हैं, मेन लैंड के अपने बेनिफिट्स हैं। Got it. So, one thing, moving on to the intellectual property rights.
what are the things which startups can keep in mind other than trademarks like copyrights, patents? How does these help for a startup? हाँ देखिए, ट्रेडमार्क एक बेसिक चीज है जो ऐसे और ये ऐसे आइटम्स जो अपन को आगे लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बिजनेस को बड़ा करना है, अगर कोई आई ये मैं आज ही आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ आके, कोई भी बड़ी कंपनी का पोर्टफोलियो उठा लो, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, है ना, पोर्टफोलियो ब्रदर्स। अब आप मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे तो उनके पास 500 से 508 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, 270 This is your assets with एक्चुअली स्केल करने के लिए आप एक चीज समझिए, मैकडोनल्ड्स बर्गर बेच रहा है, बर्गर तो कोई ठेले वाला साइड पे, रोड साइड पे खड़ा होकर हिंदुस्तान दुबई में बना लेगा, बट मैकडोनल्ड्स नहीं बना पाएगा। मैकडोनल्ड्स आज में आउटलेट चालू नहीं कर सकता, उनके पास ट्रेडमार्क है, उनका प्रोसेस में कॉपी नहीं कर सकता, उनके पास पेटेंट है, उनकी सॉसेस में कॉपी नहीं कर सकता, उनके पास ट्रेड सीक्रेट है। बर्गर तो मैं बना ही सकता हूँ, बट वो प्रोसेस, वो ब्रांड नेम कॉपी नहीं कर सकता, वही से स्केलेबिलिटी आती है। So true. So for you're developing, innovating something, it is very important to protect that as well through copyright and patent. So we are discussed on trademark. Can you shed some light on copyright as well? कॉपीराइट बेसिकली आपके डिजाइन होते हैं, जो आपके आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो कॉपीराइट के अंदर काउंट होते हैं। मैं कोई पोएम लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ आर्ट बना रहा हूँ, वो क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ कॉपीराइट का मेन रोल आता है। और कॉपीराइट का कहाँ रोल आता है मैं आपको और बताता हूँ। आज ही मैं एक केस के अंदर अभी कंसल्टिंग देकर आया हूँ। एशियन, कल ही एक क्या हुआ था हमारे पास वाली सिटी में, एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी इंडिया में, उन्होंने एक दुकान पे छापा मार दिया, वहां पे उनका नकली माल पड़ा हुआ था। तो जो एफआईआर कटी थी वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर कटी है, क्योंकि जो डब्बे होते हैं ना, डब्बों की जो लेबलिंग होती है उसका डिजाइन फर्जी था। Oh, तो जो डब्बों की अपने लेबलिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, उस डिजाइन का कॉपीराइट होता है। got it. And what about the पैकेजिंग मार्केट में देखते हैं मैकडोनल्ड्स, केएफसी, जो भी पैक्ड आइटम्स है, जो पैक्ड फूड बेच रहे हैं, उनके लेबलिंग का पूरा कॉपीराइट दिया जाता है, जिससे वो तक कॉपी ना हो। क्योंकि हम देखिए, रेड अगर कुछ देखेंगे ना मार्केट चॉकलेट के ऊपर, तो किटकैट को रिजेंबल करते हैं, एक ब्लू कलर का देखेंगे तो डेयरी मिल्क को रिजेंबल करते हैं, तो वहां तक ये कॉपीराइट का प्रोटेक्शन रखते हैं अपना। well, good to know. Would you like to discuss something on the patent side as? पेटेंट तो सर इतने खतरनाक चीजें, मतलब ये किसी कंपनी को $1 ट्रिलियन तक लेके जा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है अमेजोन। अमेजोन के पास 1999 में सिंगल क्लिक चेकआउट पेटेंट था। यूजर्स जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे व्यूअर्स, वो चेकआउट कर सकते हैं, इंटरनेट पर पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 1999 में उन्होंने ये पेटेंट लिया, 2019 में एक्सपायर हुआ था। ये पेटेंट क्या था? सिंगल क्लिक चेकआउट पेटेंट, सॉरी सिंगल क्लिक चेकआउट। उसमें क्या था कि डेबिट कार्ड एक बार सेव करो, सारी इन्फॉर्मेशन दो, एक क्लिक में आप चेकआउट कर सकते हो अमेजोन के सिस्टम से। वहां पे उन्होंने पेटेंट लिया, 20 साल मोनोपोली को एंजॉय करा। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स आए उनको लाइसेंस लेना पड़ा। उसके चक्कर में अमेजोन $1 ट्रिलियन ब्रांड बन गया 20 साल में। अमेजोन को ज्यादा मेहनत नहीं लगी इस पेटेंट के बाद, और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, पूरे इंटरनेट पे इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये वो So how do you file these kind of patents जिसमें कि आपने one click कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज? हाउ डू यू फाइल दीज काइंड ऑफ पेटेंट्स? देखिए, इसके अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ पूरी पेटेंट के आईपीआर के अंदर टीम बनी हुई है, उसमें हम इंजीनियर्स को आउटसोर्स करते हैं हमारे साथ। जैसे क्लाइंट ने इनोवेशन करी, हम 3 चीज देखते हैं, नॉवेल्टी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, और इसका इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। आप कुछ ऐसा बना दिए जिसका कोई यूज ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। नया नहीं है तो उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। नॉवेल्टी मतलब आपने सिर्फ वैल्यू एडिशन क्या करें इस प्रोसेस के अंदर, तब जाके उसका पूरा आपको पेटेंट मिलता है। तो ये 3 स्टेप्स हमें देखने पड़ते हैं पेटेंट फाइलिंग के टाइम पे। फिर क्लाइंट हमें बताते हैं, हम उससे डिस्कस करते हैं। हमने क्या कर रखा है, जो हमारे इन हाउस पेटेंट एजेंट्स है, पेटेंट पार्टनर्स है, हमारे एसोसिएट्स है, उनको इस तरीके से हम हायरिंग करते हैं, डेवलप करते हैं कि क्लाइंट आपके पास पेटेंट लेकर आ रहा है ना, हम उसको एडवाइस भी करते हैं कि कैसे आपका रजिस्टर्ड हो सकता है, कहाँ आपके लूप होल्स है पेटेंट के अंदर, कहाँ आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। Okay. And Mohanpreet, we have discussed about legal, intellectual IP rights, in which we have discussed trademark, copyrights, and patents. When startups are starting up, do you think they are able to know this, and how you are helping them at this first stage when these things are so complex to understand from day one? हाँ, मैंने इसी चीज को 2020 में देखा था। जब मैं अजमेर आया था, मैंने काफी सारे लोगों को ऑन कॉल समझाना चालू करा कि मैं करता क्यों। तो मुझे ये चीज समझ में आया, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, बड़ी जो कंपनी से, लॉ फर्म से, आनंद एंड आनंद, दे हैव बिग क्लाइंट्स जिनका 1000 करोड़ 2000 करोड़ का टर्नओवर है, वो उनके क्लाइंट थे। तो वहां तो ईजी पड़ता है समझाना कि वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं।
बट छोटा एंटरप्रेन्योर नहीं समझता, उसको स्केल अप करना है फास्ट। तो मैंने वीडियोस बनाना चालू करे, आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग्स लिखना चालू करे। आज मैं 1,500 से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल से हमें मंथ के 3 से 4 हज़ार इंक्वायरीज आती हैं। मैं वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, हर दिन का मैं एक ब्लॉग पब्लिश करता हूँ। अभी तक मैंने 4 सालों के अंदर 2,000 से ज़्यादा ब्लॉग्स मेरी वेबसाइट के ऊपर डाल दिए हैं। तो वो भी हमारे रैंक होते हैं, वहाँ से यूजर्स को समझ में आता है। इवन डॉक्टर विवेक इंद्रा, अगर आपने सुना हो नाम, इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके साथ काफ़ी सारे सेशंस, वेबिनार्स मैंने डिलीवर करे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस उनके साथ मैंने बनाए हैं। उनके ऐप पे आपको मेरे काफ़ी सारे वीडियोस, वेबिनार, सेशंस मिल जाएंगे। वहाँ से मैंने लोगों को एजुकेट करा, एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेट करा। उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने, इंक्यूबेटर्स ने, एक्सलेटर्स ने मेरे को इन्विटेशन दिया फॉर वेबिनार एंड सेमिनार। इवन डीयू में गया मैं दिल्ली के, वहाँ माँ जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे लॉ की या साइंस के अंदर से, उनको मैंने बताया पेटेंट के बारे में कि स्केल कैसे होती हैं चीज़ें। क्योंकि वंस यू हैव एक्सक्लूसिव समथिंग, आप एक चीज़ समझिए हेमंत जी, आप अभी दुबई में ना, आप दुबई में अगर TMCC अपने वीजा वगैरह फ्री जोन से, अगर किसी भी जोन का मैं फ्री लाइसेंस लेकर आ जाऊं कि भाई इसके पास तो मेरे थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो वहां मेरी पावर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। अगर कुछ अपने हाथ में एक्सक्लूसिव आता है ना, तो अपन प्राइस को कंट्रोल कर पाते हैं, और क्या तो हैंडल कर पाते हैं। तो वो ILPR को पावर देता है कि आप एक्सक्लूसिविटी लाओ, तो मार्केट को कंट्रोल करो। आज मैकडोनल्ड्स है, उनके पास, कंपनी के पास एक्सक्लूसिव ही ट्रेडमार्क उन्हीं का ही है, और कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब वो चाहे 5 करोड़ की फ्रेंचाइजी से 10 करोड़ की दे, वो उनके ऊपर है। पर वीडियोस बहुत बनाई, बहुत डिटेल वीडियोस बनाई, फ्री कंटेंट बहुत दिया यूट्यूब के ऊपर। You have followed the education model to help entrepreneurs and startups, right? यस, आज तक मैंने जितनी भी ग्रोथ करी, पैसा बनाया, लोगों की मदद करके ही बनाया है। अब मेरे एम्प्लॉयज़ भी, उनको मैं सिखाता हूँ, डेवलप करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, लोगों को भी एजुकेट करता हूँ। भले एक्चुअली वो मेरे को आगे सर्विस ना ले, फीस ना दे, उसका बेनिफिट हो गया, वही मेरे लिए काफ़ी है। Well, that's so nice of you, Bonpreet. Moving on to the funding and growth advice. So, हमने अब तक डिस्कस किया कि how we can protect our business and with that same protection how we can grow our business, expand कैसे कर सकते हैं, monopoly कैसे create कर सकते हैं. But this is about funding and growth. तो आप startups को इस चीज़ में भी help करते हैं to raise money, to get the right investors or plan for that. It's not directly helping in that, but at least planning for that. आज ही मैं अभी मॉर्निंग में आपके इस पॉडकास्ट से पहले सर एक स्टार्टअप में मनी इन्वेस्ट करके आया। जस्ट डील साइन करने के बाद ही मैंने इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करा है। Oh, सो इट्स congratulations to the investor and to you both. यस हेमंत जी, Congratulations to the founder and to you both. थैंक यू। तो देखिए, मैं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट भी करता हूँ, इन्वेस्टर एग्रीमेंट्स भी करवाता हूँ। अब 2-3 तरीके से हिंदुस्तान में फंडिंग वर्क करती है। अगर आपका स्टार्टअप इनिशियल स्टेजेस पर है, कोई रेवेन्यू नहीं है, आपकी मार्केट में इमेज नहीं है, तो कोई फंडिंग नहीं डालने वाला। रादर देन पिचिंग इन्वेस्टर्स, वर्क ऑन योर बिजनेस फर्स्ट, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग, आप एक मार्केट की अच्छी ब्रांड हो, लोग आपको जानते हैं, कनेक्शंस अच्छे हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, आपने पहले एग्जिट्स दिए में, तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। Okay. अब बात करते हैं पैसा आता कैसे। देखो, आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी बनाओ, पहले उसमें रेवेन्यूज या कुछ यूजर बेस डेवलप करो। जैसे आज जो मैं कंपनी की बात करूं, जहां मैंने पैसा लगाया, उसका रेवेन्यू 0 है इस समय, बट जो उसका फाउंडर है उसने ऑलरेडी 11 एग्जिट दे चुका है, पहले वाली कंपनी में, पुरानी वाली कंपनी में, लास्ट 15 ईयर्स की जर्नी में। उसके बाद उसे 2 लाख से 2 लाख अराउंड ऐप के डाउनलोड्स करवाए विद इन 3 to 4 मंथ्स कंपनी लॉन्चिंग के बाद। तो वहां से एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ड होना चालू होता है। Okay. अगर कोई मेरे साथ लगा रहा है तो देखो, और जिसमें कंपनी मैंने पैसा लगाया, वहाँ मुझे उसके बिजनेस आइडिया में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे क्या लगा कि मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स एक चीज़ जरूर देखते हैं कि उनका पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर उनको चीज़ समझ में आएंगी, वो अपना फंड ट्रांसफर करेंगे, आप में दम होगा, लोग आपकी कंपनी में आके पैसा लगाएंगे। तो आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास मत जाना शुरुआत में, अगर कंपनी में कुछ भी नहीं है। पहले धंधा बिल्ड करो, फिर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। भैया देखो, इन्वेस्टर आपको जानता नहीं है, वो बोलेगा तुम्हारे धंधे में घर वालों ने पैसा नहीं लगाया, बाहर वाला मैं क्यों लगाऊं। पहले अपने दोस्तों से लाओ, फ्रेंड फैमिली के सर्कल से लाओ, तो उनसे छोटे छोटे चेक उठाओ, क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स दे दो उनको 1-2 लाख रुपीज़ के, ऐसे 10-15 लोगों से पैसे उठाओ। तो पहले आपने कंपनी चलाई, थोड़ा बहुत टर्नओवर या उसमें ग्रोथ दिखाई, F&P राउंड करा, फिर फ्रेंड्स ना आए, फैमिली ना आया, पर्सनल लोगों ने आके पैसे लगा दिए, फिर उसके बाद आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओ। और देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं हम सैलरी कैसे निकालें, हमारे पैसे कैसे बनेंगे। पहले आप कंपनी बड़ा करो, साइज बड़ा करो, फिर आपका पैसा अपने आप बनेगा।
जोमेटो के फाउंडर ने क्या करा, कंपनी के साइज को बड़ा कर दिया। अब वो एस्टन मार्टिन से लेके फॉर्श, फरारी सारी कारें ओन करता है। उन कंपनीज की बेसिस पे शेयर्स पे वो लोन ले लेते हैं और आराम से कारें ड्राइव करते हैं। और वही वो पहले सोचता रहता है कि मैं मेरे 10 लाख कैसे बनाऊं, 15 लाख कैसे बनाऊं, तो कंपनी का साइज बड़ा नहीं हो पाता। अब हिंदुस्तान में एक और चीज आ गई, एसएमई आईपीओ। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्कैम में मत पड़ जाना। एसएमई आईपीओ पहले ठीक चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत मार्केट में स्कैम के रूप में आ गया इस समय, क्योंकि जो चीज हिंदुस्तान में ट्रेंड पे होती है वो स्कैम बन जाती है। लोग स्कैम ढूंढने का रास्ता अपने आप निकाल लेते हैं। अभी एसएमई आईपीओ में क्या चल रहा है कि फर्जी कंपनियां जिनका वो टर्नओवर ढंग का नहीं है, प्रॉफिट है नहीं, बिजनेस मॉडल है नहीं, वो मार्केट से 50-100 हजार रुपये उठा लिया एसएमई आईपीओ के बदले। अब उसके अंदर क्या है, आपको अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा देंगे, ऐसे में अभी हम आपका पैसा डलवा देंगे। वो फ्रॉड है, फेक है। आपको कोई कंसल्टेंट कह भी रहा है कि मेरे को 5 लाख दो, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वैसे तो हर कोई फ्रॉड नहीं होता, बट कुछ कुछ है, कहेंगे आपको 5 लाख रुपए मेरे को दो, मैं आपका पोर्टफोलियो रेडी करता हूँ। ऐसे में आईपीओ के लिए अपन जाते हैं। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हिंदुस्तान में इस समय 2, 3, 4, 5 करोड़ तक नहीं है, तो ऐसे में आईपीओ आपका होने वाला ही नहीं है। वो भी बैंकर कंसल्टेंट आपसे 10, 15 लाख, 20 लाख की फीस ले लेगा और गायब हो जाएगा, बोलेगा आपका लॉन्च हो ही नहीं पा रहा है। जो एक्चुअल मर्चेंट बैंकर होगा और उसको आपकी कंपनी में दम दिखेगा, और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी ने वापस गाइडलाइंस निकाली है। जो पीछे स्कैम हुए थे कि फर्जी आईपीओ के अंदर, ऐसे में आईपीओ के अंदर पैसा लग गया फंड रेजिंग के लिए, उसके लिए वापस गवर्नमेंट ने कहा कि आप प्रॉफिट दिखाओ 2, 3, 4, 5 करोड़ का, तो हम आपका एसएमई आईपीओ लॉन्च करेंगे। हिंदू SME एसएमई आईपीओ सर देखिए क्या होता है, पहले भी था बट बीच में ये गायब हो गया था। जैसे धीरू भाई अंबानी है, हिंदुस्तान का फर्स्ट आईपीओ रिलायंस ने लॉन्च करा था। रिलायंस का जो आईपीओ लॉन्च का बकेट साइज था वो था 2.8 करोड़ रुपीस का, 2 करोड़ 80 लाख। अब धीरू भाई अंबानी को पता था कि मैं लोन लेता रहूंगा, ब्याज बढ़ता रहूंगा, तो कंपनी बड़ी नहीं होगी, तो आईपीओ निकाल देता। उसने उस समय फर्स्ट आईपीओ हिंदुस्तान में निकाला 2.8 करोड़ रुपीस का, वो एसएमई आईपीओ ही था। आज ये बकेट साइज 20-30 करोड़ का हो गया। फिर हुआ कि इवेंचुअली बहुत सारी कंपनी आ गई, कंपनियों के साइज बड़े हो गए, तो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ वाली कंपनियां, 20,000 करोड़ वाली कंपनी आने लग गई और वो फंड रेस करने लग गई। तो फिर ऐसे में आईपीओ गायब हो गए मार्केट से। फिर गवर्नमेंट ने देखा जाए तो छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा बन ही नहीं पा रहा है, बैंक लोन देता नहीं, तुम छोटे हो, क्रेडिबिलिटी नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स आते नहीं, तुम छोटे हो, पैसा मिलता नहीं, धंधे बड़े हो नहीं रहे, तो वापस गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर स्कीम को लॉन्च करा, एसएमई आईपीओ को। अब सेबी इसमें क्या करता है, सेबी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, वो गाइडलाइंस देता है एनएससी को, इमर्ज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि तुम अपना बोर्ड बना लो, वहां पे अलग बोर्ड पे एसएमई आईपीओ को लिस्ट करो। इनकी लिस्टिंग 10, 20, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक होती है। अब वहां पे लोगों ने लॉन्च करना अब हुआ क्या, वो टर्नओवर के बेसिस पे ले रहे थे, प्रॉफिट नहीं देख रहे थे। तो लोगों ने क्या करा, मैं 20 करोड़ का टर्नओवर दिखा दिया, प्रॉफिट 0 है, मैंने कर्जा ले रखा बैंक से 5 करोड़ का, आईपीओ लॉन्च करा, पहले बैंक का लोन चुका रहे हैं, उसके बाद फाउंडर अपनी सैलरी निकाल रहा है 7-8 करोड़ की, मर्चेंट बैंकर अपनी फीस निकाल रहा है, कंपनी वाई की वही पड़ी है, इन्वेस्टर का पैसा सब डूबे जा रहा है। बस फाउंडर अपना पैसा लेके निकल गया, बैंक का लोन चुक गया, काम खत्म, और मर्चेंट बैंकर अपनी फीस लेके निकल गया। इवन एज सेबी ने ये भी नोटिस करा कि मर्चेंट बैंकर 12.5% की फीस ले रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो 2, 3, 4, 5% में ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ऑडियंस को समझाता, एक प्रॉपर्टी जब हम बेचते हैं कहीं पे भी, इंडिया में, दुबई का मेरे को प्रॉपर्टी का नहीं पता एग्जैक्ट, बट हिंदुस्तान में पता है, 1% ब्रोकरेज मिलती है बेचने पे, खरीदने पे, जो दलाल होता है उसको। अब अगर प्रॉपर्टी मेरी फर्जी है तो मैं दलाल को 5-10% दूंगा कि भाई तू निकाल इसको, ये प्रॉपर्टी निकल नहीं रही है। अब सेबी ने यही बोला कि 4% जब मार्केट का एवरेज रेट है, मर्चेंट बैंकर कैसे 12.5%, 15%, 17% तक फीस चार्ज कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत रिस्की है, फाउंडर का पैसा निकाल के देना, बैंक का लोन भी इसके कंपनी का चुकाना है, तो इसलिए वो इतनी हाई फीस चार्ज करके इनका एसएमई आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पब्लिक का पूरा मनी इन्वॉल्व हो रहा है। Got it. Thank you for sharing that information, Bhavanpreet. I'll move on to a very important thing now. जब हम फंडिंग एंड ग्रोथ एडवाइस की बात करते हैं, so again I'll come to the same point कि जब companies are already doing good in India, and you are planning to grow it. So what is your advice for the startups when they want to take their first step to go global, and which are the first countries which you would prefer and why? देखिए हिंदुस्तान की बात है ना, डिपेंड करता है कि मुझे लाइफस्टाइल अगर एंजॉय करनी है तो डेफिनेटली आई गो टू दुबई, यूएई। देखो प्रैक्टिकली आपको लॉजिकली बात बताता हूँ, आज आपको है ना अगर 1 करोड़ की ऑडी लेनी है तो 5 करोड़ बैंक में होने चाहिए। 5 करोड़ हिंदुस्तान में सेविंग अकाउंट में बैंक में डालोगे, 42% का टैक्स है, सीधा सीधा 42% की चपत है टैक्स के ऊपर 5 करोड़ पे, तो मतलब 2.5 करोड़ तो आपका टैक्स में चला गया। सरकार की, मैं 6 महीने साल में काम कर रहा हूँ, 6 महीने अपने लिए, फिर जाके आप 1 करोड़ की ऑडी ले रहे हो।
दुबई में ये सब नहीं है, वहाँ पे क्या टैक्सेस जीरो है फ्री जोन में इस समय, और बहुत जगह पे टैक्सेस है ही नहीं कितनी सारी चीज़ों पे। हिंदुस्तान में 18% तो पहले जीएसटी है, फिर टीडीएस, फिर ये टैक्स, फिर वो टैक्स। तो वहाँ पे क्या हम लग्जरी कार एंजॉय कर सकते हैं, लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। इवन इफ यू सी यूएस से भी लोग दुबई इसलिए आते हैं, दे हैव एम्पल ऑफ मनी, बट व्हाई दे आर गोइंग टू दुबई, कमिंग टू दुबई, क्योंकि लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी सिर्फ दुबई में पॉसिबल है। इवन आप डेलावेयर चले जाइए, डेलावेयर में कंपनी फॉर्मेशन में करता हूँ, सिंगापुर में करता हूँ, डेलावेयर में भी इस समय बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। हाँ, यूएस के अंदर अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं, कहीं 22% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है। तो टैक्सेस यूएस में जाता है। बट हाँ, अगर मुझे फंड रेज करना है तो डेलावेयर यूएस का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मुझे एक्सपेंशन करना है, लाइफस्टाइल को एंजॉय भी करना है, तो दुबई बेस्ट ऑप्शन है। मुझे इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, ऑफिसेज डालना है, तो सिंगापुर बेस्ट ऑप्शन है। मुझे सिर्फ ऑफलाइन एक ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के काम करने हैं, इधर से माल उधर उठा के उधर करना है और पैसे को सेव करना है, तो दुबई का फ्री जोन सबसे अच्छा ऑप्शन है। ऑफशोर में आप चले जाओ, आपको रहना भी नहीं पड़ेगा, आपका फ्री जोन से काम हो जाएगा। आपको डायमंड ट्रेडिंग का काम करना है तो हांगकांग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है चाइना से, तो थाईलैंड कंपनी फॉर्मेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ 3 लाख में कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या, मैं अगर मशीन बनवा के चाइना से इंडिया लाऊंगा तो 400-500% तो मेरी कस्टम में ड्यूटी चली जाएगी, टैक्सेस देना ऊपर से, ये करना बहुत महंगा पड़ता है। थाईलैंड के थ्रू रूट करते हुए लाऊंगा, 100% कस्टम ड्यूटी मेरा काम हो जाएगा। तो हर कंट्री की अपनी स्पेशलिटी है। So depending upon the business activity, most cases Dubai UAE is something which is fitting on, but in a lot of cases you can choose Singapore and Delaware US as well. डेलावेयर, हांगकांग, थाईलैंड, ये पर्सनली डिपेंड्स करता है नीड्स के ऊपर। लाइफस्टाइल मैंने जैसे बताया एंजॉय करनी तो दुबई में पॉसिबल है। यूएस में भी आप 50% तक टैक्स भरते रहोगे, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से कुछ बचता नहीं है। So now we are moving on to the final thing, Bhavanpreet, which is franchising and business growth. This is your domain, which is, again, we had discussed at the start of podcast, IT, protection, trademarks. So when it comes to franchising, how all these helps and why franchising is a good way to go when you want to be an asset-light company. देखिए, अगर मैंने कुछ यूएसपी डेवलप करी है, उसको कॉपी करके मैं ग्लोबल एक्सपेंशन दे सकता हूँ, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट, सारी बड़ी ब्रांड्स फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर वर्क करती है। इवन रिलायंस, टाटा, हर बड़ी ब्रांड को देखोगे फ्रेंचाइजी के ऊपर चलती है। बड़ी बड़ी कार कंपनीज भी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर चलती है। स्टारबक्स भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, टाटा उसका एक्सक्लूसिव पार्टनर है इंडिया के अंदर। तो हर बड़ी ब्रांड एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल को यूज करती है। बट हिंदुस्तान में अभी एक स्कैम की तरह इमर्ज हो रहा है। अब हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, बिजनेस चलाया चला नहीं, तो मैंने क्या करा, एक मॉडल तैयार करा, 50 लाख फ्रेंचाइजी का उसमें दिखाया, 10-20 लाख मेरी फीस दिखाई और बेचने में लगा रहा। ऐसे करके वो साल भर में 10 फ्रेंचाइजी बेच के आ जाते हैं, उससे 2-3 करोड़ कमा लेते हैं। वो सबसे बड़ा फेक और स्कैम मॉडल होता है। आप अपने धंधे को बड़ा करो, उसमें यूएसपी लाओ, ट्रेडमार्क्स लो। अब देखो मैकडॉनल्ड्स है, वो फ्रेंचाइजी पे चलता है, मुझे उसकी लेनी पड़ेगी। ट्रेडमार्क उसके पास है, प्रोसेस उसके पास है, पेटेंट उसके पास है, कॉपीराइट उसके पास है, कस्टमर का डेटा उसके पास है, वो मेरे पास नहीं है। ब्रांड जो कहते हैं ना रिकॉल, वो मैकडॉनल्ड्स की बहुत बड़ी भाई। तो ब्रांड की फ्रेंचाइजी, मैकडॉनल्ड्स की तो मतलब डोमिनोज का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके मैं एग्जीक्यूटिव से मिला था, 1 साल में उनके पास 2 लाख इंक्वायरी आती है सिर्फ इंडिया से। जहां बाकी कंपनीज फ्रेंचाइजीज के ऐड चलाते हैं, इन ब्रांड्स को अपना फ्रेंचाइजीज की इंक्वायरी आती है। क्यों? ये अपने आउटलेट के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, कंपनी को बड़ा बनाते हैं। सो इफ यू फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर आउटलेट्स, ऑफ योर ऑपरेशंस, यूएसपी आप डेवलप करते हो, मॉडल्स अच्छे से बनाते हो, तो आप ग्रो कर पाते हो। आपको प्रैक्टिकली और एक अच्छा एग्जांपल दूं तो आपके दुबई के अंदर सदगुरु नाम की कंपनी है। यू नो अबाउट सदगुरु देयर? Sadhguru Travels. Sadhguru Travels. No, the founder is from my city only. Okay. यहाँ वो टिकट बुकिंग का काम करते थे, आज 1000 से भी ज़्यादा लोग अजमेर में उनके लिए काम करते हैं। और उनका फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत अच्छा है। मतलब अब उन्होंने ऐसा भी नहीं करा कि फ्रेंचाइजी मॉडल में दूसरों को पार्टनर्स बनाए, खुद ही वो इन्वेस्ट करते गए, मेजोरिटी कोको मॉडल पे गए और बहुत अच्छे से मॉडल को तैयार करा। हमारी सिटी में अजमेर में जहाँ पर उनको चीप लेबर मिल सकती है, कंसल्टेंट अच्छे मिल सकते हैं, जो भी टीम अच्छी बिल्ड हो सकती है, वहाँ पर उन्होंने हायरिंग करी बैकएंड की, तो ये हो गया उनका हब। अब स्पोक डाल दिया उन्होंने पूरी या जयपुर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, शिमला में, हर जगह छोटे छोटे 4-4 जनों के सेल्स के ऑफिसेस बनाए।
दुबई में, सिंगापुर में, हर जगह। अब साउथ अफ्रीका में भी इनका काम चलता है, इंडिया में भी इनका काम चलता है। इंडिया में अजमेर में सारी सर्विस होती है, तो हब एक बना दिया सर्विस का, अजमेर। अब सेल्स जयपुर से भी आ रही है, उदयपुर से भी आ रही है, दिल्ली से भी आ रही है, पुणे से भी आ रही है, मुंबई से भी आ रही है। तो बार बार अलग अलग लोकेशन पर सर्विस का ऑफिस नहीं बनाना, वो एक क्रिएट हो गया। और इन ऐसी लोकेशन पर क्रिएट करा जहाँ पे इनको कंसल्टेंट या जो टीम है पूरी इनकी, वो बहुत कम सैलरी के ऊपर मिल जाए। हाँ, जब सेल्स वाले बैठाए इन्होंने जयपुर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, पुणे में, बहुत मतलब कहते हैं ना क्वालिटी लोग बैठाए, बट वहाँ पे 2-3 लोग ही हैं। तो उनको पता सेल्स लाने में ज़्यादा लोग बिठाने की जरूरत नहीं, एक सिटी की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। और पूरा ऑनलाइन काम है, तो वो इंडिया उठ के आ जाएगा अजमेर में, चाहे वो दुबई से आ रहा हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से आ रहा हो। अब इन्होंने तो कनाडा में भी एक्सपेंशन कर दिया, वहाँ पे भी अपनी सेल्स टीम बिठा दी। तो उन्होंने ऐसे अपने बिजनेस को बहुत वाइडली एक्सपेंशन दिया। तो इट्स ऑब्वियसली आ फ्रेंचाइजी मॉडल आइडिया कि आपने एक स्पोक पूरा तैयार करा, हब एंड स्पोक। एक जगह हब हो गया जहाँ पे पूरी सर्विस डिलीवर होगी, और एक जगह सेल्स। अब इसके धंधे में इनकी यूएसपी का फायदा भी आप देखिए। अगर मैं सर्विस और सेल्स जयपुर में बनाऊँ, सर्विस और सेल्स पुणे में बनाऊँ, फिर मुंबई में बनाऊँ, फिर मैं चंडीगढ़ में बनाऊँ, वहाँ पे मुझे एक हेड भी रखना पड़ेगा जो दोनों को मैनेज करेगा, फिर उसकी तनख्वाह एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद उस हेड का दिमाग फिट जाए, वो सेल्स और सर्विस वालों को अपने साथ ले ले और बोले कि आप इनके साथ नहीं करते, अपन खुद का ही करते हैं। तो मेरे लिए तो पूरी सिटी चली गई। अब सेल्स वाला सर्विस वाले के बिना कुछ भी नहीं है, और सर्विस वाला सेल्स वाले के बिना भी कुछ नहीं है, और आपस में दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। Got it. Very nice examples, case studies you have shared, Bhavanpreet. Thank you so much. It was really nice connecting with you. Again, thank you so much for coming on Business Banking and Beyond and sharing such a good and great knowledge for the startups and entrepreneurs in India, UAE, and the world. Thanks, sir, for inviting me. Looking forward to meet you again in Dubai.